कि सर हम क्लास के दौरान किस प्रकार से नोट्स बनाएं। देखो मेरे दोस्त, अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट्स हैं जो हमें अलग अलग बैचेस में ज्वाइन कर चुके हैं। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फॉर ऑल। नोट मेकिंग इज अ स्किल एंड शॉर्ट नोट मेकिंग इज इवन अ मोर इंपॉर्टेंट एंड अ मोर बेटर स्किल, जिसपे आपने अगर मास्टरी कर ली तो मेरे भाई आपका खेल अलग लेवल पे पहुंच जाएगा इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो आपकी अधिकतर चीजें जो है वो लैंग्वेज से ही भरी हुई है। मेन मुख्य बात बहुत कम होती है, उसका रेफरेंस भी मैं आपको सिखाऊंगा। ये इतनी बड़ी C3 साइकिल, ये इतनी बड़ी C3 साइकिल, पूरा का पूरा जुगाड़ इतना बड़ा है, ये पूरा का पूरा डायग्राम दे रखा है, लीगेंड दे रखा है, सारा का सारा कंटेंट इतने में आ गया है। एक लाइन आप मुझे बाहर दिखा देना, एक शब्द मुझे बाहर दिखा देना। So, hello everyone, कैसे हैं आप सब लोग? I hope each and every one of you is doing absolutely good. My name is Dr. विपिन कुमार शर्मा। मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से चैनल कंपटीशन वाला पे। कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके क्वेरी आ रही थी कि सर हम क्लास के दौरान किस प्रकार से नोट्स बनाएं। देखो मेरे दोस्त, अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट्स हैं जो हमें अलग अलग बैचेस में ज्वाइन कर चुके हैं। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फॉर ऑल, लेकिन एक अप्रोच मैं आपको बता देता हूं कि नोट्स किस तरीके से बनाने चाहिए। अगर आप एक 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, आप एक 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो आप फर्स्ट टाइम किसी चीज को पढ़ रहे हैं, बहुत लाजमी सी बात है आप वो हर चीज लिखें जो कि रिपीटेटिव ना हो। जो हम क्लास में लिखवा रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी एन अप्रोच फॉर यू। अगर आप कभी किसी चीज को समझने पे ज्यादा फोकस्ड हैं, उस टाइम पर आप लिखना रोक सकते हैं, बिकॉज आपको हमारे नोट्स एट द एंड ऑफ द डे मिल ही जाते हैं। आप बाद में जो आपकी कॉपी में स्पेस है उसमें चीजों को सप्लीमेंट कर सकते हैं। क्लास में योर कोर फोकस इज टू अंडरस्टैंड थिंग्स। समझ लीजिए आपने कहीं पर टीचर को मिस कर दिया है, कहीं पर आप थोड़ा सा पीछे हो चुके हैं, तो कोई बात नहीं, स्पेस छोड़ के दोबारा से कंटिन्यू कर दीजिए जहां से आपके टीचर आपको समझा रहे हैं कॉन्सेप्ट, वहीं से उसके बाद बचे हुए जो आपके इलाके हैं उनको आप फिल कर सकते हैं, उसमें सारी की सारी नोट्स को आप लिख सकते हैं। अब फॉर ड्रॉपर स्टूडेंट्स, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी कई सारी बातों को जानते हैं। मेरे भाई, नोट्स का एक पर्पस क्या होता है, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करिए। बहुत फंडामेंटल लेवल से मैं आपको सिखाऊंगा कि नोट मेकिंग इज अ स्किल एंड शॉर्ट नोट मेकिंग इज इवन अ मोर इंपॉर्टेंट एंड अ मोर बेटर स्किल, जिसपे आपने अगर मास्टरी कर ली तो मेरे भाई आपका खेल अलग लेवल पे पहुंच जाएगा इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जब आप क्लास देख रहे हैं उस टाइम पे आप सब कुछ लिखना प्रेफर कर सकते हैं, दैट इज ऑब्वियसली योर कॉल। अगर आप ऑलरेडी उन सारी चीजों को जान रहे हैं, आपके पास पिछले साल के नोट्स हैं, तो हर चीज लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कोई ऐसी चीज जो आपको याद नहीं थी, दो प्राइम ऐसी चीज जो याद नहीं थी, यानी जो आप भूल जाते हैं, जिनको बार बार रिकॉल करना पड़ता है, एंड ऐसी चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं और ऐसी चीजें जो नई है। मेन ये तीन इलाके मान लो दो की जगह। ऐसी चीजें जो नई है, जो कंटेंट में ऐड हुई, ऐसी चीजें जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछी जाती है, ऐसी चीजें जो याद नहीं रहती, जिनको रिकॉल करना जरूरी है। इन तीनों चीजों को आप बस लिखते चले जाएं तो आपके मेन जो नोट्स हैं वो एकदम ताबड़तोड़ तरीके से बन जाएंगे। नाउ मेकिंग शॉर्ट नोट्स, ये तो आपने क्लास में लिख लिया, ये तो सर हर बच्चा लिख रहा है, ये तो बढ़िया तरीके से काम चल रहा है। शॉर्ट नोट्स किस प्रकार से बनाएं वो आपको जानना है। शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मैं आपको बता रहा हूं, उन चीजों को नोट करते हुए चलें। शॉर्ट नोट्स शुड बी एट लीस्ट 1/5 ऑफ द लेंथ। ये कोई स्टैंडर्ड डेटा नहीं है, लेकिन मान के चलिए अगर 5 पन्ने आप किसी किताब के पढ़ रहे हैं तो आपको उसे कॉपी के एक पेज में कंसोलिडेट करना है। इसे ही आप शॉर्ट नोट बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पोथी लिख रहे हैं उसे आप शॉर्ट नोट बोल ही नहीं सकते, कंसिडर ही नहीं कर सकते। बायोलॉजी का थ्योरेटिकल एक चैप्टर अगर 15-20 पेज का है एनसीईआरटी में, मुश्किल से 2 शीट्स कंप्लीट लगनी चाहिए उसमें, यानी कि 4 साइड्स। हद से हद कह रहा हूं मैं, इससे भी छोटे बना सकते हो। ये मैं शुरू में बता रहा हूं क्योंकि इस स्किल को भी मास्टर करने में आपको टाइम लगेगा। मुश्किल से 2 शीट्स, तब आप कहेंगे कि आपने कोई शॉर्ट नोट बनाए हैं। तो एटलीस्ट इतनी आपकी लेंथ होनी चाहिए, इससे ज्यादा ना रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। ऑमिट लैंग्वेज, कभी भी लैंग्वेज ना लिखें, कोई लैंग्वेज ना लिखें। वर्ड्स एंड सिंबल में जो काम हो सकता है उसके लिए लैंग्वेज ना लिखें, क्योंकि एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो आपकी अधिकतर चीजें जो है वो लैंग्वेज से ही भरी हुई हैं। मेन मुख्य बात बहुत कम होती है, उसका रेफरेंस भी मैं आपको सिखाऊंगा। देन मेक चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स बनाओ, डायग्राम्स बनाओ, और डायग्राम्स की लेबलिंग में ही सारी की सारी चीजें भर डालो, वही सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। एंड ऑमिट रिडंडेंसी। रिडंडेंसी क्या होता है सर? रिडंडेंसी मतलब रिपीटेटिवनेस। कई चीजें ऐसी हैं जो हमारे सिलेबस में रिपीट होती हैं। आपने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, वहां पे सारी की सारी किंगडम्स के बारे में जनरल बातें देख ली। अब भैया किंगडम फंजाई पढ़ोगे, उसमें भी 10 बातें जनरल आएंगी। किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ोगे, उसमें भी 10 बातें जनरल आएंगी। सेल आपने अगर पूरा पढ़ लिया है, सेल साइकिल, सेल डिवीजन पढ़ लिया, इसी की कई बातें जेनेटिक्स में आपकी रिपीट होंगी। जेनेटिक्स की कई बातें आपकी बायोटेक्नोलॉजी में रिपीट होंगी। बायोमोलिक्यूल्स की कई बातें जेनेटिक्स में रिपीट होंगी। अगर आपने एक जगह वो बात लिख ली है और आपको पता है कि हाँ आप उस बात को लिख चुके हो और आप उस बात को याद कर चुके हो, बार बार अलग अलग जगह जाके सेम बात को लिखने की आवश्यकता नहीं होती। इस रिडंडेंसी से ही आप कम से कम अपना 20% कंटेंट बचा पाओगे। इतना आप अपनी कॉपी में अगर
कम लिखोगे 20%, देन दैट इज इनफैक्ट अ बेटर थिंग टू डू। तो कभी भी रिपीटेटिव चीज नहीं लिखनी, हमेशा चार्ट बनाने हैं, हमेशा डायग्राम बनाने हैं। डायग्राम की लेबलिंग बहुत डिटेल करो और कोशिश करो कि उस लेबलिंग में ही 3 4 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख ला लो, जिससे कि मेरे भाई आगे उस डायग्राम से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको आपको थ्योरी में ढूंढना ही ना पड़े। लीगेंड इतना स्ट्रांग हो, जो डायग्राम के नीचे डिस्क्रिप्शन है वही आप अपनी इतनी स्ट्रांग बना लो कि आपको जाना ही ना पड़े कभी भी किसी थ्योरेटिकल रिसोर्स पे। लैंग्वेज काटते चलो और बहुत शॉर्ट नोट्स बनाओ। कैसे? यहां देखो मेरे भाई, समझ लीजिए ये आपका बेसिक एस्पेक्ट है फोटोसिंथेसिस का। तो फोटोसिंथेसिस का एक बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक उठाऊंगा मैं और एक बहुत जनरल बात उठा रहा हूं, और इसको भी मैं और शॉर्ट कर सकता हूं। जैसे पूरा का पूरा पैराग्राफ है, इसमें हमने देखा कि भैया जितने भी एनिमल्स हैं वो प्लांट पर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड, क्योंकि खुद खाना नहीं बना सकते। एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफिक। अब ये क्या मैं अपने नोट्स में लिखूंगा, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। एनिमल्स हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, ये तो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में भी बता रखा है। ये तो रेस्पिरेशन में भी लाइन आती है। ये तो बच्चा बच्चा बचपन से जानता है कि एनिमल खाना नहीं बना सकते, हमारी बॉडी में हम खाना थोड़ी बनाते हैं, तो इसको आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, प्लांट खाना बनाते हैं, प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, तभी तो उसे प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। ये भी तो बेसिक बात है। तो क्या ये भी काट सकते हो? काट सकते हैं, चाहो तो लिख सकते हो, चाहो काट सकते हो, ये दोनों लिखने की जरूरत नहीं। फोटोसिंथेसिस एक फिजिको-केमिकल प्रोसेस है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। फोटोसिंथेसिस से फूड बनता है, यानी केमिकल एनर्जी बनती है और साथ में ऑक्सीजन बनता है। एंड मेरे भाई यहां पे फोटो का मतलब लाइट एनर्जी से होता है, जो कि यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसी को आप केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। यानी इन तीनों पॉइंटर्स में से एक्चुअल में देखा जाए तो एनसीईआरटी का जो इंट्रोडक्टरी पन्ना है, इसमें से एक ही बात इंपॉर्टेंट थी। सर एक ही बात इंपॉर्टेंट थी, इतना ही तो मुझे लिखना है। इसके ऊपर तो मैं अपनी मन मर्जी से लिख रहा हूं, ये दोनों बातें ऊपर की इंपॉर्टेंट थोड़ी हैं। ये तो हम ऑलरेडी किसी चैप्टर में लिख चुके हैं। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिडंडेंसी रिपीटेटिव कंटेंट तो हमको काट देना है, तो हम काट देंगे। तो सिर्फ ये लास्ट पॉइंट और लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनती है, ये भी हमें पता होता है। पर मैं मान रहा हूं कि कोई बच्चा बेसिक से बना रहा है, ये दोनों लाइन लिखे बिना भी इतना लिख सकते हो, या ऊपर वाली दोनों लाइन लिख भी रहे हो तो भी ठीक है। तब भी आपने एनसीईआरटी के कितने बड़े पन्ने को मात्र 3 लाइन में कवर कर दिया है। एक बड़ा टॉपिक देखते हैं। समझ लीजिए आपके पास C3 साइकिल है, केल्विन साइकिल है। ये इतनी बड़ी C3 साइकिल, ये इतनी बड़ी C3 साइकिल, पूरा का पूरा जुगाड़ इतना बड़ा है, ये पूरा का पूरा डायग्राम दे रखा है, लीगेंड दे रखा है, सारा का सारा कंटेंट इतने में आ गया है। एक लाइन आप मुझे बाहर दिखा देना, एक शब्द मुझे बाहर दिखा देना। भाई 3 स्टेप होते हैं C3 साइकिल के। पहला कार्बोक्सिलेशन, फिर रिडक्शन, फिर रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन मोस्ट क्रूशियल स्टेप है, इसमें रुबिस्को नाम का एंजाइम लगता है जो बहुत अबंडेंट एंजाइम है। यहां पर हम ये भी देख चुके हैं RuBP जो है 5 कार्बन का, इस पे एक आपका कार्बन ऐड हो जाता है, इसी को कार्बोक्सिलेशन कह रहे हैं। 6 कार्बन का अनस्टेबल प्रोडक्ट बनता है, 2 3PGA बनते हैं। उसके बाद रिडक्शन होता है, यहाँ 2 ATP एंड 2 NADPH लग रहे होते हैं। एंड आगे चल के आपका जब रीजनरेशन होता है मेरे भाई, तब आपका 1 ATP लग रहा होता है। ये एक साइकिल की हमने बात की। तो 6 साइकिल्स लगेंगी 6 कार्बन का एक ग्लूकोज बनाने के लिए। तो मेरे भाई जितनी भी चीजें हैं इनको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी टोटल आपके 2 ATP और 1 ATP 3 ATP लग रहे हैं एंड 2 NADPH लग रहे हैं। तो आपके 3 ATP और 2 NADPH लगते हैं एक कार्बन के लिए। तो 6 कार्बन के लिए इन दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके हो जाएंगे 18 ATP और 12 NADPH। सारी की सारी कहानी यहां बहुत शॉर्ट में लिख दी गई है, एक भी पॉइंट मिस नहीं है। केल्विन साइकिल को केल्विन साइकिल इसलिए कहा क्योंकि केल्विन साहब ने दी, और ये यूनिवर्सल साइकिल है, C3 C4 प्लांट सब में देखने को मिलती है। यानी एनसीईआरटी का कितना ज्यादा डेटा है। और ये जब आप छोटी छोटी हैंडराइटिंग में लिखोगे अपनी कॉपी में, बकायदा ऐसे बीच में लाइन खींच करके, तो आपको एक अच्छा स्पेस यूटिलाइजेशन भी देखने को मिलेगा। इतनी छोटी सी कहानी में आपने पूरा डायग्राम, पूरा लिगेंड लिख दिया, पूरा ये टेबल लिख दिया, पूरा ये पूरी थ्योरी लिख दी, C3 पाथवे इतने में आपकी कवर हो जाती है। सारे पॉइंट वही है मेरे भाई कि RuBP को रीजनरेट करना है थर्ड स्टेप में, सारे के सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में, चाहे C3 हो चाहे C4 हो, यानी यूनिवर्सल पाथवे देखने को मिलेगी। 3 स्टेजेस यहाँ पे होती हैं। तीनों स्टेजेस के बारे में बता दिया कि मोस्ट क्रूशियल स्टेप है। यहाँ पे RuBP पे आप CO2 ऐड करते हो, आपका रुबिस्को नाम का एंजाइम लगता है। सारी बातें हम लोगों ने ऑलरेडी उस डायग्राम के अंदर मेंशन कर दी थी। यहां पर देखिए आपका ये जो रिडक्शन स्टेप है, इस पे आपके 2 ATP और 2 NADPH लग रहे होते हैं। आपको अगर एक ग्लूकोज बनाना है तो 6 टन लगाने पड़ेंगे। रीजनरेशन में आपका यहां पर क्या होता है, 1 ATP एडिशन लगता है और RuBP को आप रीजनरेट कर देते हैं। तो मेरे भाई एक CO2 के लिए आपने 3 ATP और 2 NADPH लगाए, 6 CO2 के लिए क्या कैलकुलेशन हो जाएगी, ये भी हमने कर ली थी। एंड सेम चीज डायग्राम में दे रखी है। सो व्हेन यू omit the repetitive content, when you only highlight the important content, when you use the diagrams, when you use the cycles, when you use the flow charts, आपके नोट्स अच्छे से बनते चले जाएंगे। एआई का अगर आप इस्तेमाल करो तो और मजेदार चीज है। कई बार आपको मैप बनाने रहते हैं पर आपको मैप बनाने आते नहीं है। जैसे मैंने कुछ मैप तैयार किए हैं, ये एक प्रॉम्प्ट पे मैंने तैयार किए हैं। तो मैं जेमिनाई बहुत यूज करता हूं। तो जेमिनाई पे आप जाओगे, फ्री टूल है, गूगल का ही टूल है। तो दोस्तों मैं एक बार आपको जेमिनाई यूज करके दिखा देता हूं कि कैसे आप जेमिनाई का फायदा उठा सकते हैं। राइट, सो लेट्स से हम गए गूगल पे, टाइप किया जेमिनाई, आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाई दे जाएगा। यहाँ पे प्लस पे आप क्लिक करेंगे, आपको क्रिएट इमेज का ऑप्शन आएगा। जैसे आप कुछ भी कर सकते हो। आई एम क्रिएटिंग एन इमेज, लेट्स से मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि
मेक अ माइंड मैप, लेट्स से मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, डिजाइन अ माइंड मैप फॉर चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन एनसीईआरटी बेस्ड, और मैंने यहाँ पर ओके कर दिया है। तो अब सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का कहीं ना कहीं मुझे एक ऐसा माइंड मैप मिल जाएगा जहां अधिकतर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर्ड होंगे। सो आई एम होपिंग कि ये बहुत अच्छा माइंड मैप बनाए, जो कि बनाता भी है मोस्ट ऑफ द टाइम। पर आपने प्रॉम्प्ट कोई बहुत डिटेल्ड नहीं डाला है। अगर आप इसमें और भी चीजें ऐड करेंगे ना, प्रॉम्प्ट आपका जितना बहुत अच्छा होगा ना, जितना ज्यादा डेंस आप प्रॉम्प्ट डालेंगे उतनी चीजें बेटर होती हुई चली जाती है। अब देखो, इतने सिंपल प्रॉम्प्ट से भी इसने अच्छा एक माइंड मैप तैयार कर दिया है। रेगुलेशन के बारे में भी बताया है, विच इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, लेकिन फिर भी हम जब सीडीके की बात करते हैं वो पॉइंट भी इसने ऐड किया है। सेल साइकिल के सीक्वेंस ऑफ इवेंट के बारे में भी बात किया है। इंटरफेस में G1 S G2 एकदम ठीक बनाया है, मतलब कि जो पॉइंट्स होने चाहिए सेल साइकिल में वो सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पर हैं। इसके अलावा आप और भी कर सकते हो, लेट्स से कि यहाँ पे आप मियोसिस का डिस्कशन कर लेते हो, है ना, तो मियोसिस का डिस्कशन कर लो। इसका वो कहाँ आएगा, अच्छा ओके ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ और डाल के देखते हैं, लेट्स से हम मियोसिस डाल के देखते हैं। तो मेक अ डिटेल्ड इमेज फॉर इवेंट्स ऑफ मियोसिस या इवेंट्स ऑफ माइटोसिस, लेट्स से इसको हम लोग कर लेते हैं। डन, एंटर कर दिया है हमने। अब देखते हैं कि क्या बन के आता है। अब सिर्फ और सिर्फ मेरे को माइटोसिस समझना है। किसी दिन मेरा कोई कोर टॉपिक पढ़ने का मन हुआ, मैं उसको पढ़ सकता हूँ। तो ये देखते हैं, थोड़ा सा जनरेट होने में 10 सेकंड का टाइम लगता है, लेकिन 10 सेकंड में सारी चीजें आपके सामने होंगी। आप अपनी गैलरी में कोई अच्छी इमेज बन जाए, कोई अच्छा वर्ड है जिसका आपको मीनिंग पता लगा, डेफिनेशन पता लगी, उनको सेव भी कर सकते हैं। अपनी नोटबुक में भी नोट्स को हाईलाइट कर सकते हैं और सप्लीमेंट कर सकते हैं। वो सारी चीजें आपको हेल्प ही करेंगी। जैसे इवेंट्स ऑफ माइटोसिस में सारी की सारी चीजें आ गई आपकी यहाँ पर, है ना। जितना आपका इंटरफेस है वो भी बताया हुआ है। देन उसके बाद प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, सारी की सारी चीजें अलोंग विद द डायग्राम्स। साइटोकाइनेसिस में भी आपका यहाँ पर देखिए फरो फॉर्मेशन भी बताया हुआ है, यस, और सेल प्लेट फॉर्मेशन भी बताया हुआ है प्लांट में। यानी जितनी चीजें हम लोग एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, सच में इट हैज डन अ गुड वर्क। अगर मेरा प्रॉम्प्ट और अच्छा होता है, जो कि मैं पर्टिकुलरली जब प्रॉम्प्ट डालता हूं तो और अच्छा प्रॉम्प्ट डालता हूं 5-6 लाइंस का, जो जो चीजें मुझे चाहिए, जो जो कलर कोडिंग मुझे चाहिए, उस हिसाब से ये बना कर देता है सारी की सारी चीजें। सो इट्स अ गुड टूल। तो एआई को यूज करते रहो, और जब भी कभी टाइम मिले तो इन सब चीजों को इस्तेमाल करके अपनी तैयारी को और रिगरसली करते रहो, है ना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ रिसोर्सेज नहीं होती। हमारे किताब जो है हमारे घर पे है, मोबाइल हम ठीक तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हैं, टैबलेट है हमारे पास, फोन है, कुछ सुनना है, यूज एआई लाइक एनीथिंग। ऑडियो पॉडकास्ट सुनो, ऑडियो समरी सुन लो। अपने टाइम को जब इस्तेमाल करोगे मजा आएगा। शॉर्ट नोट्स बनाने का सबसे बेस्ट तरीका जो है वो मैंने आपको यहां पर बता दिया है मेरे भाई। सबसे अच्छा तरीका यह है कि कभी भी रिपीटेटिव कंटेंट बार बार लिख लिख कर सेम चीज को पोथी भरना कोई बहुत बड़ी महारत का काम नहीं है। लेबलिंग करो बहुत डिटेल्ड, डायग्राम जो है, चार्ट जो है खूब सारे बनाओ, और ये टारगेट आपका होना चाहिए। इसको अगर आप पकड़ गए मेरे भाई, मौज मस्ती छा जाएगी एकदम जीवन में। और इससे भी कम चले जाना फिर धीरे धीरे। जब आप इन नोट्स मेकिंग स्किल्स को मास्टर कर लेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप 1/10 तक, 1/8 तक भी पहुंच चुके हैं। और मैं भी आपको नोट्स तैयार करके दूंगा। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करके दूंगा। अभी नहीं, लेकिन हाँ, जब आपका सिलेबस एंड होने पे आएगा तो आई विल आल्सो ट्राई कि मैं आपको 1 पेजर 2 पेजर नोट्स दूं, जिसमें सारा का सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट हो। लेकिन खुद से नोट्स बनाने की जो कला है वो अगर आप डेवलप कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो जो क्लास देख रहे हो, क्लास में अगर आपके पहले कभी नोट्स नहीं बनाए हुए, एक एक वर्ड जो टीचर लिखवा रहा है, अगर आप मेरी क्लास फॉलो करते हो, एक एक वर्ड जो मैं लिखवा रहा हूं वो आप लिख सकते हो। उससे आपकी मेमोरी बूस्ट ही होती है, उससे आपकी कॉग्निटिव स्किल्स जो है, राइटिंग और रिमाइंडिंग स्किल्स जो है वो साथ में मैच खा जाती हैं। तो अल्टीमेटली आप किसी चीज को जब हाथ से लिखते हो, यू फील मोर कॉन्फिडेंट कि हाँ, इस चीज पे आपकी महारत है। तो वो करना बहुत जरूरी है। उस चीज को थोड़ा सा मास्टरी लेवल पे हम लोग ले जाएंगे। एंड अगर आप ऑलरेडी नोट्स बना चुके हो, प्लीज मेक श्योर कि आप जो टॉपिक आपको याद है वो ना लिखें, जो बातें बहुत इजी हैं वो ना लिखें, जो बात बहुत रिपीटेटिव है वो ना लिखें, या तो ऐसी बात जो आपके लिए बहुत नई है, जो आपको पहली बार समझ में नहीं आई थी, इस साल समझ में आई है, बेहतर तरीके से समझ में आई है, बेहतर अप्रोच से, बेहतर इलस्ट्रेशन से समझ में आई। ऐसी कोई चीज जो आपको लगता है कि आपसे हर बार मिस हो जाती है, कि यार एनसीईआरटी का ये पन्ना मैं देखता हूं, ये पॉइंट मुझसे हमेशा मिस होता है, राइट डाउन दैट पॉइंट। तो ऐसी चीजें जो जरूरी हैं, ऐसी चीजें जो दिमाग से फिसलती हैं, और ऐसी चीजें जो कि नई हैं, इन चीजों को लिखो। दिस इज अ शॉर्ट नोट्स, नथिंग एल्स। इसके अलावा कुछ लिखना ही नहीं होता। बाकी तो आपके दिमाग में या तो है या आप एक बार में समझ चुके हो। उसको बार बार लिख करके, बार बार देख करके कुछ हासिल नहीं होगा। उस पर जस्ट आपको प्रैक्टिस करनी होती है, उसको बार बार लिखना नहीं होता। करेक्ट। तो कुछ शीट्स तैयार करो, कुछ नोट्स बनाओ, एंड सैंपल नोट्स आप चाहो तो मुझे अलग अलग जगह पर भेज सकते हो, सो दैट आई कैन गिव यू पर्सनलाइज्ड इनपुट्स ऑल्सो। ठीक है। तो इन सब चीजों पे अच्छे तरीके से काम करना है। आई होप आपको एक छोटी सी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। एआई का यूज भरपूर करो मेरे भाई। अगर आप यूज करना सीख गए एआई को फॉर योर ओन बेनिफिट, उससे आपको मजा आ जाएगा।
तो मैं पर्टिकुलरली जेमिनाई का यूज करता हूं। आप अलग अलग भी चीजें हैं उनको भी देख सकते हो, बट जेमिनाई इज अ वेरी गुड टूल क्योंकि फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता, 1 रुपया भी नहीं लगता। तो उस पर ऐसे कुछ माइंड मैप्स या कभी कोई शब्द समझ में नहीं आया एनसीईआरटी का, उस शब्द का मतलब पूछ लिया और डिटेल में पूछ लिया विद इलस्ट्रेशन, और गहराई में जाते जाओ। जस्ट कोई लाइन है एनसीईआरटी की वो नहीं समझ में आ रही, डालो, डाल के समझो, काउंटर क्वेश्चन पूछो, बात करो उससे। फीचर भी होते हैं कई सारे जिसमें आप एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर डाउट पूछ सकते हो, एंड अल्टीमेटली यू कैन गेट योर कॉन्सेप्ट सो क्लैरिफाइड कि आपको मजा आ जाए। फिर उससे मिलता जुलता कोई भी सवाल है, सवाल बनवा लो, एनसीईआरटी अपलोड कर दो, एनसीईआरटी का पीडीएफ अपलोड कर दो और बोलो कि भैया मेरे को इस पे 50 सवाल बना के दो, तगड़े वाले एनालिटिकल। ऐसे सवाल बनवाओ, ऐसे सवाल बनवाओ कि मुझे एक स्टेटमेंट दे रखी है, उसके नीचे आंसर दे रखा है, स्टेटमेंट आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, जिससे मैं देखूं कि मेरे को कितना याद है। तो ऐसे खुद का एनालिसिस, खुद का टेस्ट करते रहो। दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न थिंग्स, क्योंकि टेस्टिंग इज द ओनली वे टू लर्न। आपको पता कैसे लगेगा कि आपने कितना पढ़ा है? खुद के मन में ही थोड़ी पता लगेगा, उसके लिए आपको टेस्टिंग भी तो करनी पड़ेगी। सो टेस्टिंग, रिगरस टेस्टिंग करना जरूरी है, उसको एक बार करते चले जाएगा। ऑलराइट, सो छोटी सी वीडियो थी, किसी और चीज पे भी आपको वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे बताइएगा, आई विल बी रेडी टू हेल्प यू ऑल, है ना, और आपके लिए कुछ कुछ लाते रहेंगे। ऑलराइट, अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं, लव यू, टेक केयर।